सो हम 2 चैप्टर तो कंप्लीट कर दिया कल तक। अभी चैप्टर 6 में क्या क्या पढ़ता है हम वो देख लेते हैं एक बार। ऑडिट एंगेजमेंट लेटर को देख लेते हैं। Basically, we will cover what are the contents of audit engagement letter. Contents. And next audit program को cover करते हैं। नेक्स्ट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कवर करते हैं। नेक्स्ट ऑडिट एविडेंस। उसके बाद छोटा सा टॉपिक है ऑडिट नोटबुक। सो पहले स्टार्ट करते हैं ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। आपको ये पता है देर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑडिट, स्टैट्यूटरी, नॉन स्टैट्यूटरी। स्टैट्यूटरी में मतलब स्कोप होता है ना, मतलब क्या काम करना है, किस तरीके क्या क्या फॉलो करना है, वो स्कोप वो सब स्टैट्यूट से ही आता है, कैसे करना है वो सब। एंड प्लस वी आर गवर्न बाय स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। एटलीस्ट ये तो भी बोल देता है कि आप जो भी ऑडिट करते हो वो स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग या ICA इश्यू करने वो स्टैंडर्ड्स होते हैं, उसी हिसाब से कर लो। थोड़ा एक गाइडेंस मिल जाता है कैसे करना है स्टैट्यूट में। बट नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट में क्या होता है, क्लाइंट एंगेज करता है हमको काम करने के लिए। उसमें ये प्रॉब्लम आ सकता है कि टर्म्स अगर सही से एग्री नहीं हुआ है तो बाद में प्रॉब्लम हो सकता है। पहले बोला है आप ये BC कंपनी है, लेट अस एग्जांपल मान लो, वो बोल रहा है कि पहले ये का ऑडिट करो, बाद में आएगा हम बोला है कि A + B को ऑडिट करना है। ये कन्फ्यूजन अवॉइड करने के लिए, क्लाइंट एंड ऑडिटर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होता है, वो कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करने के लिए पहले हम टर्म्स को रिकॉर्ड करना है। कैसे रिकॉर्ड करेगा, इस एंगेजमेंट लेटर के थ्रू रिकॉर्ड करेगा। इसलिए एंगेजमेंट लेटर इतना इम्पोर्टेंट है एक्चुअली। और एंगेजमेंट लेटर में एक्चुअली ऑडिट का प्रोसेस क्या होता है, पहले ऑडिटर से एक नो ऑब्जेक्शन लेता है, मतलब ही इज इंटेंडेड टू वर्क, नो ऑब्जेक्शन लेता है, वेदर ही इज इंटेंशनली लाइकिंग टू ऑडिट आवर कंपनी और नॉट। वो लेने के बाद क्या करता है, ऑडिटर कुछ चेक करना पड़ता है, वेदर ही कैन बी इंडिपेंडेंट बाय while ऑडिटिंग द ऑर्गेनाइजेशन और वेदर देर आर एनी इम्प्लीकेशन दैट ही कैन नॉट मेंटेन हिज इंडिपेंडेंस। उसी में चेक करता है कि प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट, इंडिपेंडेंसी थ्रेट्स कुछ है क्या उसमें, ताकि वो इंडिपेंडेंस नहीं मेंटेन कर पाता है। और वेदर क्लाइंट इज, अगर क्लाइंट अच्छे से बुक्स नहीं मेंटेन कर रहा है और FRF फिनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की तरफ से वो बुक्स मेंटेन नहीं कर रहा है, उस सिचुएशंस में वो ऑडिट करने को एक्सेप्ट करेगा क्या, पहले वो चेक करेगा वेदर द क्लाइंट इज मेंटेनिंग हिज बुक्स और अकाउंट्स विथ इन अकॉर्डेंस विथ FRFW। ये सब चेक करने के बाद वेदर ही कैन मेंटेन द इंडिपेंडेंस, ये सब चेक करने के बाद ये ऑडिट एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट करने के बाद टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट को ड्राफ्ट करेगा, मतलब स्कोप क्या है उसमें ऑडिट एंगेजमेंट लेटर ड्राफ्ट करेगा। वो लेटर क्लाइंट को भेज के बोथ ऑफ द पार्टीज विल साइन ऑन इट, एग्री ऑन इट, हम इस टर्म्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं। सो वो टर्म्स में क्या क्या होता है वो पढ़ते हम। हाँ, अभी एग्जाम्पल हम हमारा नॉर्मली देख लेते हैं क्या क्या होता है नॉर्मली। एक कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट का ऑडिट में ऑब्जेक्टिव स्कोप क्या है, मतलब स्कोप हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है और स्कोप ऑफ वर्क कौन सा एरियाज कवर करना है वो कवर करते हैं पहले। सेकंड, रेस्पॉन्सिबिलिटीज, मैनेजमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है और ऑडिटर का रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। सो उसके पहले एक बात तो मैनेजमेंट को क्लियर करना है कि देर आर इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट।
ताकि वी कैन गिव ओनली रीजनेबल एश्योरेंस। ये पॉइंट उसको क्लियर करना है। मैनेजमेंट एक्सपेक्ट करेगा हम 100% चेक करके, वो लास्ट में बोलेगा हम सोचा है आप 100% चेक करेगा, ये सब नहीं आना चाहिए। इसलिए हम इसको पहले ही बोल देता है कि देर आर इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। ओके, थर्ड पॉइंट मैनेजमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटीज। आपका मतलब मैनेजमेंट का रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, क्या होता है मैनेजमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटीज? मैनेजमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होता है? प्रिपरेशन ऑफ एफएस इन अकॉर्डेंस विथ गैप, applicable gap, prevention and detection of frauds and errors, compliance with laws and regulations, maintenance, formulation and maintenance of internal control policies and procedures, providing requested data and access to the client to auditor, client books of accounts to auditor। required information को access देना भी एक मैनेजमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑडिटर का रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करके ओपिनियन एक्सप्रेस करना होता है। फिफ्थ वन, ये चीज़ करने के लिए ऑडिट करते समय मैनेजमेंट किसी एक्सपर्ट्स का या नहीं तो मैनेजमेंट इंटरनल ऑडिटर्स का उस डॉक्यूमेंटेशन में या उसका सर्विसेज में रिलाई करना पड़ता है। इसके लिए ये बोलता है कि हम इंटरनल कंट्रोल या एक्सपर्ट सर्विसेज को ले सकते हैं। ये भी मेंशन कर देता है कि नीड ऑफ यूज ऑफ एक्सपर्ट्स और इंटरनल ऑडिटर, नीड ऑफ यूज ऑफ एक्सपर्ट्स और इंटरनल ऑडिटर। नीड ऑफ यूज ऑफ एक्सपर्ट्स और इंटरनल ऑडिटर। सो इंटरनल ऑडिटर कैसे यूज करते हैं वो बाद में मतलब हम देख सकते हैं। मतलब एग्जांपल देते हैं हम, क्या रिस्क ऑडिट में क्या करेगा? ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करेगा, ऑडिट एविडेंस को इवैल्यूएट करके ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा। ये ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने के लिए हम एंटिटी का रिस्क असेसमेंट करता है। रिस्क असेसमेंट, रिस्क असेसमेंट में दो पार्ट होता है। एक एंटिटी का नेचर ऑफ बिजनेस की तरफ से, नेचर ऑफ इंडस्ट्री, नेचर ऑफ बिजनेस वो देख के करता है, और एक इंटरनल कंट्रोल्स कैसे है। इंटरनल कंट्रोल्स हम चेक करने से हमको नॉर्मली टाइम लगेगा, इसलिए हम अगर उस कंपनी का इंटरनल ऑडिट अप्लीकेबल है तो इंटरनल ऑडिटर्स का रिपोर्ट चेक कर देते हैं। रिपोर्ट्स में उसका कोई नॉन कॉम्प्लायंसेस, इंटरनल ऑडिट कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल्स का नॉन कॉम्प्लायंसेस मिला है तो वो इस बात में चेक कर सकता है कि मतलब वो फाइनलाइज कर सकते हैं इंटरनल कंट्रोल्स वीक या इंटरनल कंट्रोल्स आर फंक्शनिंग इफेक्टिवली, ये मान सकते हैं। इंटरनल कंट्रोल्स अगर फंक्शनिंग इफेक्टिवली है तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स विल बी फ्री फ्रॉम फ्रॉड्स एंड एरर्स, फ्रॉड एंड एरर। अगर ये फ्रॉड, अगर आपका अकाउंटिंग रिकॉर्ड फ्री फ्रॉम फ्रॉड एंड एरर है तो क्या होगा? ट्रू एंड फेयर, बुक्स ऑफ अकाउंट्स विल बी रिफ्लेक्टिंग ट्रू एंड फेयर व्यू। इसलिए इंटरनल कंट्रोल का सर्विसेज को यूज करेगा। कभी कभी एक्सपर्ट्स का क्यों होगा? कभी कभी ऑडिटर एक अकाउंटिंग में ये एक्सपर्ट है, बट कभी कभी वैल्यूएशन कोई चीज़ का करना पड़ता है। कभी कभी किसी कंपनी का इन्वेंट्री वैल्यू करना पड़ता है। ऑयल, आप ऑयल देख लो, ऑयल अंडर द ग्राउंड होता है, नहीं तो एक कंटेनर में होता है, किसी को पता नहीं कितना ऑयल इस कंटेनर में है। एक एक्सपर्ट आके इसका मेजरमेंट करके, इसको वैल्यू करके इतना ऑयल इसमें है, 20 लीटर्स का ऑयल है, 2 लाख लीटर्स का ऑयल इसमें है। ये कंफर्म करने के लिए ऑडिटर कैन नॉट डू दिस सर्विसेज ऑफ मेजरिंग ऑफ व्हाट इज कंटेंट इन दिस। सो ऑडिटर को क्या चाहिए? एक एक्सपर्ट का सर्विसेज चाहिए। ये एक्सपर्ट सर्विसेज यूज करके ये डिटरमाइन कर सकता है। और क्या क्या चाहिए? और नॉर्मली हम काम कर रहे हैं तो हम फीस के बारे में बात करेगा, कैसे एग्री कर रहा है,
ये एंटिटी का कितना फीस हो सकता है, इसको 10 लाख, इसको 20 लाख, ये एग्रीमेंट इसको मेंशन करेगा बेस ऑफ फीस को। लास्टली हम जो भी काम करेगा वो रिपोर्ट इश्यू करेगा। सो फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ रिपोर्ट कैसे होगा, रिपोर्ट कैसे होगा, ये सब एग्री करके डिटरमाइन करेगा। रिपोर्टिंग कैसे होना चाहिए, आपका रिक्वायरमेंट क्या क्या है, कौन सा चीज़ों में आपका रिपोर्टिंग आप चाहता है, वो सब एग्री करके फाइनलाइज करके टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट। सो एक बार रिपीट कर देते हैं, टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट क्या क्या होता है। कंटेंट्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट लेटर क्या क्या होता है। ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ एंगेजमेंट, मैनेजमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटीज, existence of inherent limitations, need for use of internal auditor services, management confirmation letter. What is management confirmation letter? मैनेजमेंट कन्फर्मेशन लेटर, मैनेजमेंट कन्फर्मेशन लेटर, इसका ज़रूरत क्या होता है कि नॉर्मली कभी कभी किस चीज़ों में ऑडिटर को कुछ सपोर्ट चाहता है, कौन सा प्रोसीजर इन लोग फॉलो कर रहा है। ओके अगर किसी का एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मान लो, मैनेजमेंट कैसे फॉलो कर रहा है, इसके लिए आपको एक लेटर चाहिए कैसे फॉलो कर रहा है। वो मैनेजमेंट अगर टाइमली नहीं दिया है तो आपको ऑब्लिगेशन सेव होगा क्या, इसलिए मैनेजमेंट को रिमाइंड कर देते हैं। अगर हमको कोई ऐसा सपोर्टिंग एविडेंस और सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन आपसे चाहिए तो आप इसको देना है, तो मैनेजमेंट कंफर्मेशन लेटर के थ्रू लेता है। हम तो ऑडिट प्रोसीजर करना ही है, हमको ऑब्लिगेशन आएगा। विदाउट मैनेजमेंट कंफर्मेशन उन लोग ने अगर नहीं दिया है तो भी आपको ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करके ऑडिट एविडेंस अपडेट करना ही है उसमें। बट ये मैनेजमेंट को रिमाइंड करेगा कि अगर आप देने से हमको सपोर्ट मिलेगा, ये मैनेजमेंट कंफर्मेशन लेटर है। और रिस्ट्रिक्शन एंड लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटर, कभी कभी क्या होता है अगर कोई चीज़ हम जो टच नहीं करना है, जिसमें क्लाइंट का इश्यूज छुपा हुआ है, अगर हम वो टच करने जा रहे हैं तो वो हमको रेस्ट्रिक्ट करेगा विदाउट प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन। अगर वो कर रहा है तो हम हमारा ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकते हैं क्या विदाउट एविडेंस। वो रिस्ट्रिक्ट कर रहा है हमको ऑडिट करने में, वो लिमिटेशन डाल रहा है हमको ऑडिट करने में, हमको नेसेसरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा है। विदाउट एग्जामिनिंग नेसेसरी इन्फॉर्मेशन कैन वी एक्सप्रेस बुक्स ओपिनियन, कैन नॉट बी एक्सप्रेस। वो क्लियरली मेंशन करेगा अगर बाद में ऐसा लिमिटेशन आ गया तो, ताकि हमारा रिस्ट्रिक्शन, हमको एक रिस्ट्रिक्शन डाल रहा है कि हम ओपिनियन नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। इन सच केसेस हम क्या करेगा, एंगेजमेंट से विथड्रॉ करेगा। ऐसे सिचुएशन अगर आ गया तो ऑडिटर कैन नॉट रिस्क हिज जॉब बाय एक्सप्रेसिंग फेक ओपिनियन। ओके अगर वो इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन एक्सप्रेस कर दिया जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स सही नहीं है, उसके पास क्या ऑब्लिगेशन, उसके पास वो उसका कॉन्सिक्वेंसेस भी फेस करना पड़ता है, उसका नाम खराब हो जाएगा, उसका प्रोफेशनल एथिक्स के हिसाब से उसको इन्वेस्टिगेशन होगा, इन्वेस्टिगेशन के बाद उसको पनिशमेंट मिलेगा, उसका लाइसेंस कैंसिल करेगा, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस कैंसिल करेगा, सस्पेंड करेगा, नहीं तो डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ, मतलब जो फ्रॉड he has been contributed to। और ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है, ऑडिट प्रोग्राम मतलब इट इज ए रिटन documentation of audit areas to be covered, along with
audit procedures to be performed. Audit procedure to be performed and टाइमिंग ऑफ दोस प्रोसीजर्स, कितना देर तक परफॉर्म करना है. ये एक रिटन डॉक्यूमेंट है, उसमें क्या क्या होगा, एरियाज टू बी ऑडिटेड एंड इन रेस्पेक्ट ऑफ विच ऑडिट प्रोसीजर्स. एक एरिया है एक्सटर्नल, मतलब ट्रेड रिसीवेबल्स, ये एरिया ऑडिट करना है, उसके करस्पॉन्डिंग प्रोसीजर्स क्या क्या परफॉर्म करना है. एक रिकैलकुलेशन करना है, एक एक्सटर्नल कन्फर्मेशन लेना है. एक क्या कर सकते हैं आफ्टर, अगर ईयर एंड में जो रिसिप्ट्स आता है ना, ईयर एंड के बाद जो रिसिप्ट्स आता है ना, उससे टैली कर सकते हैं वेदर द बैलेंस शीट डेट ट्रेड रिसीवेबल बैलेंस इज करेक्ट और नॉट. ये भी क्रॉस वेरीफाई कर सकता है. अगर 31 मार्च को 10 लाख है, बाद में 5 लाख आया है, उसके बाद आप रिवर्स कैलकुलेट करेगा, जितना सेल्स है वो लेस करेगा, जितना पेमेंट्स है वो ऐड करके एज ऑन डेट बैलेंस को रिवर्स कैलकुलेट करके भी ट्रैक कर सकते हैं. ये सारा प्रोसीजर्स कर सकते हैं. ये लिस्ट ऑफ प्रोसीजर्स को ऑडिट प्रोग्राम कहते हैं. ऑडिट प्रोग्राम के ऑडिट प्रोग्राम मेंटेन करने से क्या क्या बेनिफिट्स आता है. एडवांटेजेस ऑफ मेंटेनिंग ऑडिट प्रोग्राम. So it serves as a checklist. चेकलिस्ट की तरह काम करेगा. अगर किसी को कुछ भी पता नहीं तो भी वो हेल्प करेगा कि कैसे ऑडिट करना है उस एरिया को. अगर नया नया स्टाफ आता है उसको कैसे गाइड करेगा. ऐसे प्रोग्राम अगर बना हुआ है तो उन लोग को चेकलिस्ट की तरह उसको गाइड करेगा. और ऑडिटर को क्या फ़ायदा होता है, उसको ट्रैक रहेगा, प्रोग्रेस ऑफ वर्क देख सकते हैं. प्रोग्रेस क्या क्या है, मतलब अभी तक कितना प्रोग्रेस हुआ है, और रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर सकता है. अगर आप काम नहीं कर रहे हैं तो अपना एलोकेटेड एरियाज में हम देख सकते हैं कि ये बंदा काम नहीं कर रहा है, रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगा. नहीं तो अपना एरियाज में कोई गलती बाहर आ गया बाद में, हम आपको बुला के बोल सकता है कि ये आपका एरिया है, आप ही इसको रिजॉल्व करो, कैसे किया है आपने. स्क्रूटनी का टाइम में भी कर सकते हैं. अगर कोई एडिशनल करना है तो ये सफिशिएंट इनसफिशिएंट है, आप जो परफॉर्म किया है हमको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, आप फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करो, ये सब बोल सकता है. और अगर आपको प्लान कर रहा है सही से, प्लानिंग में कंट्रीब्यूट करेगा. यूनिफॉर्मिटी, अभी जो प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं नेक्स्ट ऑडिट में भी उस प्रोग्राम की वजह से आप सेम प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं. ईयर ऑन ईयर आप यूनिफॉर्मिटी अचीव करेगा इसमें. और क्या कर सकते हैं, स्किल्ड एम्प्लॉयज़ को, अगर किसी एरिया डिफ़िकल्ट एरिया है तो कोई स्किल्ड एंड कॉम्पिटेंट पर्सन को हायर कर सकता है. अभी बोला एक्सपर्ट, एक एक्सपर्ट को लेगा. अगर किसी एक इन्वेंट्री को वैल्यूएशन करना है जो हम नहीं कर सकते, अभी स्किल्ड एंड कॉम्पिटेंट पर्सन को हायर कर सकता है. जो चीज़ें डॉक्यूमेंट करने से पता चलता है हमारे पास ये मतलब वो कॉम्पिटेंसी है या नहीं है, ये प्रोग्रेस ट्रैक करना, ये सब. और फाइनली कभी भी डॉक्यूमेंटेशन आपको एक में हेल्प करेगा, क्या आप सही से ऑडिट परफॉर्म किया है, नेग्लिजेंट नहीं है. यू हैव परफॉर्म्ड योर ऑडिट विथ इन लाइन विथ स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग, जनरली एक्सेप्टेड ऑडिटिंग प्रिंसिपल्स. ये सब प्रूव करने के लिए अप्लीकेबल लॉस एंड रेगुलेशंस, ये सब चेक किया है. ये सब प्रूव करने के लिए आपको हेल्प करेगा ऑडिट प्रोग्राम. डिसएडवांटेजेस क्या होता है, अभी बोला है. अगर आप भी गाइड कर रहे हैं, पूरा गाइडेंस दे रहा है, तो आपका ऑडिट स्टाफ क्या होगा, मैकेनिकल हो जाएगा, वो सोचना बंद कर देगा. अगर वो बंद कर दिया तो उन लोग, उसका मोटिवेशन ही कम हो जाता है. और ये तो ऑडिट प्रोग्राम इतना करने के लिए छोटा छोटा एंटिटीज़ के लिए ये टाइम टेकिंग है एक्चुअली. अगर बोलना है तो उन लोग को एक्सपेंसिव हो जाएगा अगर ये सब मेंटेन करना. इन लोग के लिए वो इनएफेक्टिव मेथड है ऑडिट प्रोग्राम, ये सब मेंटेन छोटे छोटे एंटिटीज़ के लिए. और क्या होता है, ऑडिट प्रोग्राम में भी अननेसेसरी फॉर स्मॉल कंसर्न. रिजिड प्रोग्राम्स,
कुछ बिजनेसेस होता है में भी डेली चेंजिंग, रैपिडली चेंजिंग बिजनेसेस होता है, उन लोग के लिए एक प्रोग्राम से आप मैनेज नहीं कर मतलब एक प्रोग्राम बना के नहीं जा सकता है। इन सच केसेस ऑफ बिजनेस ये रिजिड प्रोग्राम वर्कआउट नहीं होगा। और एक है कि इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज होगा, उन लोग क्या बोलेगा, सर हम एक प्रोग्राम दिया है उसमें वो एरिया कवर्ड नहीं है, उन लोग बोलेगा सर ये ऑडिट प्रोग्राम में कवर नहीं है, हम करेगा ही नहीं। और नहीं है तो सर उस प्रोग्राम में प्रोसीजर सही से बोला नहीं है, ये प्रोग्राम लिखा नहीं है, हम नहीं किया है, इसे ये मतलब वर्क से भाग जाएगा उन लोग ये सब बोल के। सो ऑडिट प्रोग्राम में हम क्या क्या कवर किया है? ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है? रिटन डॉक्यूमेंट ऑफ set forth procedures to be performed, set forth procedures to be performed, ऑडिट प्रोग्राम मतलब वही है ना। देख लीजिए, एज पर SA 300 प्लानिंग ऑफ एन ऑडिट द ऑडिटर शुड प्रिपेयर ए रिटन ऑडिट प्रोग्राम which is set forth procedures that are needed to be implemented while carrying out an audit। set forth procedures, क्या क्या ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करना है, ये ऑडिट प्रोग्राम है। ऑडिट प्रोग्राम के एडवांटेजेस क्या क्या हुए? चेकलिस्ट, रेडी चेकलिस्ट, ऑडिट वर्क कैन बी प्रॉपरली एलोकेटेड टू ऑडिट असिस्टेंट्स। सो अगर प्रोग्राम प्लान है तो एक प्रोग्राम की तरह आप काम कर रहे हो तो आप वर्क भी सही से एलोकेट कर सकते हैं। अगर कोई एरिया है किसी के एलोकेट नहीं हुआ है, ऐसे छूटने का चांसेस कम हो जाते हैं। प्रॉपरली वर्क एलोकेशन को हेल्प कर देता है। और ऑडिटर प्रोग्रेस ऑफ वर्क को मॉनिटर कर सकता है, ऑडिट असिस्टेंट्स को गाइड करने में हेल्पफुल हो जाता है, और यूनिफॉर्मिटी ऑफ वर्क अटेंड कर सकता है। टीम मेंबर्स को डेलीगेशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज में हेल्प कर सकता है। और अगर फॉलोइंग ईयर में नया टीम को आपने इसको वर्क दिया है, ये ऑडिट आप करो, जैसे नया टीम को दिया, उसको गाइडेंस किधर से मिलता है? पुराना ऑडिट प्रोग्राम देख के उन लोग ये इस ईयर का ऑडिट प्रोग्राम को प्लान कर सकते हैं, नेक्स्ट ईयर ऑडिट प्लान करने में भी हेल्प कर सकते हैं आपको ऑडिट प्रोग्राम। क्योंकि ऑडिट प्रोसीजर मतलब नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट, कौन सा ऑडिट प्रोसीजर करना है, कितना टाइम तक करना है, ये टाइमिंग को आप ऑडिट का टाइम प्लान कर सकता है। ऑडिट प्लान में भी इसका इफेक्टिवनेस होता है, क्या क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म किया, कितना टाइम लगेगा, ये सब प्लान करके एक इफेक्टिव ऑडिट टाइम प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस में हेल्प हो जाता है। और ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। सो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है? व्हाट विल ऑडिट डॉक्यूमेंट? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिटर क्या डॉक्यूमेंट करता है? ऑडिटर डॉक्यूमेंट करते हैं पूरा ऑडिट प्रोसेस डॉक्यूमेंट करता है। ऑडिट प्रोसेस मतलब ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड, कंक्लूजन रीच्ड, ये डॉक्यूमेंट करता है। वही है ना, एक एरिया में अगर ऑडिट किया है तो वो डॉक्यूमेंट करेगा ऑडिट प्रोसीजर, क्या क्या प्रोसीजर परफॉर्म किया है, क्या एविडेंस उन्होंने ऑब्टेन किया है, उसका बेसिस में उन्होंने एनालाइज करके क्या कंक्लूजन विथड्रॉ किया है। सो आप एक बार देखिए, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। Audit documentation refers to, as per SCA 230, audit documentation refers to record of audit procedures performed, audit evidence obtained and conclusions reached, ये तीनों आप कवर कर देता है। सो ऑडिट डॉक्यूमेंट करने की मतलब पर्पस क्या है, क्यों डॉक्यूमेंट करना है, ये सारा क्यों डॉक्यूमेंट करना है, क्यों? अब वाइल्ड गेस कर दीजिए, थोड़ा सोच लीजिए। पहले अभी तक बताया है ऑडिट डॉक्यूमेंट करने की क्यों जरूरत है। नेग्लिजेंस, हम नेग्लिजेंट नहीं है ये प्रूव करने के लिए, ये बेसिक पॉइंट है, आपको फर्स्ट क्लास में सीख रहा है। और क्या क्या होता है डॉक्यूमेंट करने से, क्या क्या होता है? ट्रैक,
हम क्या क्या काम किया है वो ट्रैक रहेगा आपको, कैसे ट्रैक किया है, ट्रैक कैसे रखेगा, क्या क्या एरियाज कवर हो रहे, प्रोग्रेस ऑफ वर्क ये कवर होगा। नेक्स्ट क्या होगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी, किसने ये काम परफॉर्म किया है। अगर बाद में कोई इश्यूज उस वर्क में से बाहर आ गया, कोई ऑडिट में इश्यूज बाहर आ गया, अगर किसी ने इसको रेस्पॉन्सिबिलिटी मना कर रहा है तो आप कैसे प्रूव कर सकते हैं, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन यूज करके प्रूव करते हो इस ये कौन किया है। अब करने के बाद क्या होता है कि ऑडिट मतलब प्रैक्टिकली ऑडिट कैसे होता है, जो वर्किंग पेपर आप प्रिपेयर करते हैं ना, करने के बाद उसमें आपको सिग्नेचर होता है, किसका ऑडिट स्टाफ किया है, किसने इसका रिव्यू किया है, इसका सिग्नेचर होता है, उससे आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो जाता है। और सिग्निफिकेंस मैटर्स को मिस, अगर कोई डिस्कस करना है, इंपॉर्टेंट मैटर्स है, मैनेजमेंट से डिस्कस करना है, वो मिस होने से अगर डॉक्यूमेंटेशन है तो वो बिना मिस होकर आप डिस्कस करके उसको रिजॉल्व करेगा। अगर सिग्निफिकेंस कोई मैटर है, आप डिस्कस करने को रिकॉर्ड मतलब करके रखा है, आप भूल गए बाद में, वो ऐसे ही जाएगा। अगर डॉक्यूमेंटेशन है तो बाद में डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू करते समय किसी ना किसी इसको आइडेंटिफाई करके क्लैरिफाई करेगा, इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट है। और फाइनली हम जो ऑडिट करता है ना, लिस्टेड कंपनीज को ऑडिट करते समय कुछ रिव्यूज करता है, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूज। यह काम क्वालिटी की मतलब वेदर वी हैव परफॉर्म्ड आवर वर्क विथ क्वालिटी और नॉट, ये रिव्यू करने के लिए देर आर पीर रिव्यूज एंड क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूज। क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन का अंडर होता है, मतलब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एक टीम एस्टेब्लिश करके जो इंडिपेंडेंट है, अगर ये बी इस ऑडिट कर रहा है, वो सी है उसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है बट इस ऑडिट से रिलेटेड नहीं है, इसको ये काम देगा कि इसका क्वालिटी चेक करने के लिए इन लोग जो प्रोसीजर्स परफॉर्म किया है ये एक्सेप्टेबल, ये अच्छे से परफॉर्म किया है या नहीं। इसे इंटरनली एक फॉर्म उसका क्वालिटी मेंटेन करने के लिए ये फॉलो करेगा क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूज। और पीर रिव्यू मतलब एक्सटर्नल से आएगा। हम जो लिस्टेड कंपनीज को ऑडिट कर रहे हैं ना, वो लिस्टेड कंपनीज का इंफॉर्मेशन में बहुत सारा लोग रिलाई करता है, इन्वेस्टर्स होता है, बैंक्स होता है जिसको लोन देगा, इन लोग के लिए एक एक्सटर्नल एजेंसीज क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूट करके आईसीए मान लो, आईसीए क्या करता है, आईसीए सेबी इन लोग क्या करते हैं, एक्सटर्नल एजेंसीज फॉर्म करके एक टीम फॉर्म करके कभी कभी जो ऑडिट फॉर्म्स होता है वो ऑडिट करता है, उसको ऑडिट करता है, ऑडिट फॉर्म्स को ऑडिट करता है, ये सही से डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन कर रहा है या नहीं, प्रोसीजर जो परफॉर्म कर रहा है वो सिचुएशन के स्टैंडर्ड के तरफ से कर रहा है या नहीं, वो जो सिचुएशन है उस सिचुएशन में जो ऑडिट परफॉर्म मतलब प्रोसीजर परफॉर्म करना है वही ऑडिट प्रोसीजर वो सेलेक्ट कर रहा है या नहीं। एग्जैक्टली अगर बोलना है तो ऑडिटर का जजमेंट को चेक करेगा, ऑडिटर जजमेंट को चेक करेगा। ये सब ऑडिट्स फैसिलिटेट करने के लिए आपको डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, एसक्यूसी रिव्यूज, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूज, ये फैसिलिटेट करने के लिए आपको डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। एक्सटर्नल इंस्पेक्शन अभी बोला है पीर रिव्यू, ये फैसिलिटेट करने के लिए आपको डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। और वही कंटेंट्स ऑफ ऑडिट पेपर, वर्किंग पेपर्स अभी बोला है क्या क्या कंटेंट्स होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट करता है, ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड, कंक्लूजन्स रीच्ड। ऑडिट प्रोसीजर्स में क्या क्या डॉक्यूमेंट, मतलब अभी इंडिविजुअली देख लेते हैं ऑडिट प्रोसीजर्स। अभी ऑडिट प्रोसीजर डॉक्यूमेंट करना है, ऑडिट प्रोसीजर्स में क्या क्या डॉक्यूमेंट करता है, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। nature, what are the audit procedures to be performed, to what extent, to what timing they have to performed, to what extent, whether you till you satisfied whether they have, whether the sufficient and appropriate audit evidence has been obtained or not, till that time you have to determine। इसको कैसे है कि टाइम एंड नेचर ये दोनों को स्टेबलाइज करना है, यू हैव टू परफॉर्म बेस्ट ऑडिट प्रोसीजर्स इन बेस्ट टाइम, मतलब इफेक्टिव टाइम।
ऐसे प्रोसीजर्स ऑडिट प्रोसीजर पढ़ के यू हैव टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस on which you will draw your conclusions to express to reduce your audit risk to an acceptably low level. Audit risk to an acceptably low level. ऑडिट रिस्क क्या है वो इस क्लास के एंड में हम फाइनली उसको सीख जाता है. ऑडिट रिस्क क्या है वो सब. सो नेचर टाइमिंग ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स एंड आफ्टर डिटरमाइनिंग द नेचर टाइमिंग कभी कभी चेंजेस भी हो सकता है इसके इंटरनली सिचुएशन के हिसाब से. हम सोच रहे हैं रिस्क 10% है, उस हिसाब से हम सैम्पल विथड्रा किया है, उस हिसाब से हम ऑडिट प्रोसीजर्स नेचर टाइमिंग डिटरमाइन किया है. बट हमको जब ऑडिट करते पता चला ऑडिट रिस्क 10% नहीं है 30% है, तब आपका सैम्पल इंक्रीज करेगा, ऑडिट प्रोसीजर्स टाइमिंग वो भी इंक्रीज करेगा. वो सब चेंजेस को भी डॉक्यूमेंट करना है. द रिजल्ट्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, सॉरी ये बाद में आता है. रिजल्ट्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, आफ्टर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने के बाद आपको रिजल्ट्स आता है, मतलब ऑडिट एविडेंस व्हाट यू हैव गैदर्ड. रिजल्ट्स मतलब ऑडिट चेक किया है, क्रॉस वेरीफाई किया है, डिफरेंसेस आया है 0 0 0 1 0, ये इसमें 1 लाख आया है. इस एरिया को आपको एक्सटेंसिव फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स करके चेक करेगा व्हाई दिस इज डिफरेंस. इसलिए वो डॉक्यूमेंटेशन पूरा डॉक्यूमेंट करना है. ऑन सिग्निफिकेंट कंक्लूजन्स, सिग्निफिकेंट ऑडिट ऑब्जर्वेशंस, आपको बोला है अभी अगर कोई डिफरेंस है, रियली इट वाज ए डिफरेंस, यू हैव टू डॉक्यूमेंट द सिग्निफिकेंट ऑडिट ऑब्जर्वेशन. वो सब डॉक्यूमेंट अपलोड करके उसके बाद क्या होगा, रिव्यू का टाइम में आपका पार्टनर जो आपको काम दिया है वो रिव्यू करते समय इसके बेसिस में कंक्लूजन्स ड्रा करेगा आपसे डिस्कस करके. ये रियली एक एरर या फ्रॉड है वो सब चेक करेगा. और कभी कभी क्या होता है कि नॉर्मली डॉक्यूमेंटेशन का ऑडिटर सिग्निफिकेंट मैटर्स बोला है ना. कभी कभी क्या होता है कि ऑडिटर ऑडिट करते समय कुछ सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशंस होता है जो मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करना चाहता है. ये ऑब्जर्वेशंस रिजॉल्व करने के लिए ये रियली फ्रॉड इंडिकेटेड है या नहीं, अगर कोई चेंजेस है हम जो पहले उन लोग से प्रोसेस सीख के किया है ना, पहले हम सारा प्रोसेस ऑब्जर्व करके इंटरनल कंट्रोल्स है, ये इंटरनल कंट्रोल से तरफ से ये प्रोसेस हो रहा है, ये प्रोसेस के हिसाब से हम ऑडिट करेगा. अगर ऑडिट ये प्रोसेस में अगर कोई चेंज है आप उसको सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशन में कंसिडर करके इन लोग से डिस्कस कर देते हैं कैसे करना है. वो सिग्निफिकेंट मैटर्स डिस्कस्ड एंड व्हेन विथ हुम डिस्कशन टुक प्लेस. वो डिस्कशन में डिस्कशन का डिसीजंस भी डॉक्यूमेंट करना है, किसके साथ ये मीटिंग हुआ है, उसमें क्या डिसाइड किया है, वो सब डॉक्यूमेंट करना है सिग्निफिकेंट मैटर्स. और हाँ, अगर अपने एक एक्स वाई है जो एरियाज आप ऑडिट कर रहा है दो रिलेटेड है, एक्स में आपको मिल रहा है कि इट इज़ करेक्ट, जब वाई ऑडिट कर रहा है आपको पता है, आपको लगा है कि वाई इज करेक्ट, एक्स इज इनकरेक्ट, इंटर रिलेटेड ऑब्जर्वेशन है, इसको कंफर्म करना है. इसको कंफर्म करना है तो वो आपको इनकंसिस्टेंसी, इसको बोलता है इनकंसिस्टेंसी. अब जब भी इनकंसिस्टेंसी आता है आप क्या करना है, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स पर काम करना है. जो सिचुएशन के हिसाब से टिक लगा है आपको, वो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर डिटरमाइन करके आपको उस इनकंसिस्टेंसी को रिजॉल्व करना है. और वर्किंग पेपर्स दो हिसाब से मेंटेन करता है, मतलब परमानेंट ऑडिट फाइल, टेम्पररी ऑडिट फाइल. व्हाट इज परमानेंट ऑडिट फाइल एंड व्हाट इज टेम्पररी ऑडिट फाइल?
टेम्पररी, सॉरी, परमानेंट एंड करंट ऑडिट फाइल, वो टेम्पररी भी बोल देते हैं। ओके, टेम्पररी परमानेंट ऑडिट फाइल को क्या क्या होता है, मतलब जो इन्फॉर्मेशन अनचेंजिंग है ऑडिट करते समय, जो भी इंफॉर्मेशन होता है आपको, कंपनी का MOA होता है, कंपनी का AOA होता है, कंपनी का कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस होता है, कंपनी का कुछ इंटरनल कंट्रोल्स आप अपडेट किया है, एक बार कंपनी इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे से सेट करने से बार बार कभी कभी चेंजेस नहीं होता है, छोटा मोटा चेंजेस होता है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल का डॉक्यूमेंट हो सकता है, ये सारा डॉक्यूमेंट्स परमानेंट में जाता है। कोई कोई इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिया है, चेंज इन बिजनेस ऑब्जेक्टिव, कुछ बिजनेस कंपनी आज डिसाइड किया है, जो जिस साल में आप ऑडिट कर रहे हैं उस साल में डिसाइड किया है कि हम आज से लोन बिजनेस में भी एंटर करेगा, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस चेंज किया है, वो भी परमानेंट होता है। वो सारा डिसीजंस आपको परमानेंट में आता है, वो सारा डॉक्यूमेंटेशन आपको परमानेंट फाइल में चले जाता है। टेम्पररी में क्या क्या होता है, मतलब करंट ऑडिट फाइल में क्या क्या होता है, ईयरली चेंजेस होता है, ऑडिट मैनेजमेंट लेटर्स अभी बोला है, मैनेजमेंट लेटर्स, कंफर्मेशन लेटर्स, वो हो सकता है। ऑडिट प्रोग्राम, मोस्टली ऑडिट प्रोग्राम भी कभी कभी सिचुएशन के हिसाब से चेंज कर देता है, इस साल का ऑडिट प्रोग्राम नेक्स्ट साल का ऑडिट प्रोग्राम थोड़ा सा चेंज तो हो सकता है, क्योंकि इस साल का ट्रांजैक्शन का रिस्क असेसमेंट चेंज हो सकता है अगले साल का रिस्क असेसमेंट के हिसाब से, सो ऑडिट प्रोग्राम भी चेंज हो सकता है। कंक्लूजन्स रीच सिग्निफिकेंट, हम जो ऑडिट करने के बाद कंक्लूजन्स आता है वो भी चेंज हो सकता है, वो सारा करंट ऑडिट फाइल में आता है। एक्सट्रैक्ट ऑफ मिनट्स एंड मीटिंग्स, वो मिनट्स एंड मीटिंग्स रेगुलरली हेल्ड करता है ना, वो क्यों वो चाहिए एक्चुअली, मिनट्स एंड मीटिंग्स का रिजल्ट्स क्यों चाहिए, मिनट्स क्यों चाहिए हमको, कंपनी का एक्टिविटीज अंडरस्टैंड करने के लिए। अगर कोई डिसीजंस लिया है, कोई डिसीजंस अगर किसी मीटिंग में कोई डिसीजंस लिया है, उसका इम्पैक्ट ऑलमोस्ट बिजनेस में रहेगा, वो मीटिंग्स अगर सेल्स उन लोग, वो उसमें आपको रिस्क भी मिलेगा, डिसीजंस के आपको अंडरस्टैंडिंग भी मिलेगा। रिस्क कैसे मिलेगा, उन लोग प्लान कर रहे हैं प्रॉफिट 50% प्लान कर रहे हैं, जो इम्पॉसिबल है उस बिजनेस में अचीव करना, अगर वो इसको अचीव किया है मान लो, उसमें कुछ तो कुछ गलती होगा, वो डिसीजन उस हिसाब से हम कुछ तो कुछ आइडेंटिफाई कर सकता है, हमको रिस्क असेसमेंट कर सकते हैं, हमारा नॉलेज बिजनेस में बढ़ा सकता है, ये सब चीज़ हमको चाहिए। और भी होता है कि एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेता है, हम एविडेंस लेता है, वो एविडेंस भी करंट ऑडिट फाइल के पार्ट बनेगा, क्योंकि इस साल के बाद अगले साल कंफर्मेशन चेंज हो जाता है या अमाउंट चेंज हो जाता है इसलिए। और परमानेंट ऑडिट फाइल में अकाउंटिंग पॉलिसीज, क्लाइंट के हिसाब से कुछ इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग्स होता है, मतलब क्या बोल सकते हैं, माइंस एक्ट, उसका माइंस अगर एक्सप्लोरेशन बिजनेस में है तो ऑयल एक्सप्लोरेशन बिजनेस में एक्सप्लोरेशन, इवैल्यूएशन ऑफ एक्सप्लोरेशन एसेट्स, इसका स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल हो सकता है। ये सब स्पेशल स्टैंडर्ड्स एंड अकाउंटिंग पॉलिसीज कैसे फॉलो कर रहा है, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स कैसे है, वो सब चेंज नहीं होता है। एक बार अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको अंडरस्टैंड करके थोड़ा थोड़ा, मतलब एक स्टैंडर्ड में ऑप्शंस देता है, आप स्ट्राइट लाइन मेथड फॉलो करो, WDV फॉलो करो। हमारा क्लाइंट अगर WDV फॉलो कर रहे हैं तो एक बार WDV फॉलो करने से वो हमेशा नॉर्मली WDV फॉलो करता है, कुछ चेंज है तो वो अकाउंटिंग पॉलिसीज में डिस्क्लोज करेगा, हम उस हिसाब से भी परमानेंट ऑडिट फाइल अपडेट कर सकते हैं। नॉर्मली परमानेंट भी मान सकता है अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स को। और कुछ ऑब्जर्वेशंस होता है, अगर मान लो कंटिन्यूस ऑडिट चल रहा है, कुछ ऑब्जर्वेशंस हो रहा है, सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशंस, इसको इस क्वार्टर में नहीं नेक्स्ट क्वार्टर में इसको डिस्कस करने के लिए आपको रखा है। अगर कोई वो चीज़ें किसके पार्ट बन जाता है, परमानेंट का या टेम्पररी का, परमानेंट में रह जाता है, क्योंकि करंट ऑडिट फाइल करंट क्वार्टर को ही रहता है इसलिए। और किसका कस्टडी होता है, डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन किसका ओनरशिप, किसका कस्टडी है। एज पर SQC 1 स्टैंडर्ड के हिसाब से
ये बोलता है कि ऑडिट वर्किंग पेपर्स ऑडिटर का ओनरशिप है, ऑडिट वर्किंग पेपर्स ऑडिटर का ओनरशिप है। अगर कोई चाहिए तो इसका एक्सट्रैक्ट दे सकता है, पूरा इन्फॉर्मेशन भी नहीं देना। क्यों नहीं देना है, इसको कॉन्फिडेंशियलिटी मेंशन करना है। अगर कोई फीस नहीं दे रहा है उसको ऑडिट रिपोर्ट मतलब ये कोई इंफॉर्मेशन देने में मना कर सकते हैं, मतलब ऑडिट वर्किंग पेपर्स ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन देने में मना कर सकते हैं, हम रिपोर्ट नहीं देगा, ऐसे कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। क्यों? कंपनीज एक्ट के अंडर ऑडिटर को एक ऑब्लिगेशन दिया है कि ऑडिट रिपोर्ट इश्यू करना है, वो चाहिए तो भी नहीं रोक सकता है ऑडिट रिपोर्ट इश्यूएंस को, ये इश्यू ही करना है। बाद में उन लोग इसको कुछ क्लाइंट डिस्कस करके या उसको थोड़ा केस या कुछ करने के बाद वो कर सकता है, फीस रिकवरी कर सकता है, बट उन लोग ऑडिट रिपोर्ट रोक नहीं सकता है। एंड ऑडिट वर्किंग पेपर्स नहीं देगा क्योंकि ऑडिट वर्किंग पेपर्स का ओनरशिप ऑडिटर का है। अगर चाहिए तो एक्सट्रैक्ट दे सकता है, इसमें इसका राइट्स ही नहीं होता है, मैनेजमेंट का राइट ही नहीं होता है इसमें, बट इसका ऑब्लिगेशन है कि उसको कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना है, किसी को नहीं देना है इंफॉर्मेशन अनलेस अदरवाइज इट इज लीगली ऑब्लिगेटरी टू डिस्क्लोज। अगर लीगली ऑब्लिगेशन है तो वो डिस्क्लोज कर सकता है, विदाउट लीगल ऑब्लिगेशन ही शुड नॉट रिलीज द कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द क्लाइंट टू पब्लिक। हाँ, अभी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस क्या होता है? व्हाट इज ऑडिट एविडेंस? सिंपली अगर मान लो ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने के बाद जो इन्फॉर्मेशन ऑडिटर को मिलता है वो वही ऑडिट एविडेंस है, ऑन विच ऑडिटर विल ड्रा कंक्लूजन्स विच इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। ऑडिट एविडेंस का डेफिनेशन भी वही है, आप एक बार देख लीजिए। As per SCA 500 audit evidence, the term audit evidence includes information used by the auditor in arriving at conclusions. Conclusions arrive करने के लिए जो information auditor use करता है उसी information को audit evidence कहता है। वो audit evidence कैसे आता है? Audit procedures perform करने से। Audit evidence कैसे होना चाहिए? ये बात बोला है कि sufficient and appropriate। सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट, द टर्म मीनिंग ऑफ सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट क्या होता है? सफिशिएंट मतलब क्वांटिटी के हिसाब से बोल रहा है। अगर रिस्क असेसमेंट करता है ना, आपको रिस्क एरिया, अगर एक एरिया ऑडिट कर रहा है, एरिया क्या करते हैं? रिस्क असेसमेंट करते हैं। वो रिस्क असेसमेंट में हिसाब से आप सफिशिएंसी एंड अप्रोप्रिएटनेस डिटरमाइन कर देता है ऑडिट प्रोसीजर्स पर। सफिशिएंसी मतलब क्वांटिटी, मतलब इतना अमाउंट ऑफ ऑडिट एविडेंस हम अपडेट करना है ताकि हम सेटिस्फाई कर सकते हैं कि द एरिया इज ट्रू, मतलब ट्रू एंड फेयर। वो उस एरिया में ट्रू एंड फेयर एक्सप्रेस करने के लिए जितना इन्फॉर्मेशन हमको चाहिए, जितना कॉन्फिडेंस, जितना ऑडिट करने के बाद जितना इन्फॉर्मेशन अपटेन करने के बाद वो कॉन्फिडेंस आता है, उसको सफिशिएंट बोल रहा है। अप्रोप्रिएटनेस, अप्रोप्रिएट मतलब क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। क्वालिटी क्या होता है? जो इन्फॉर्मेशन हम अपटेन किया है वो हमारा कंक्लूजन को सपोर्ट करना है। जो इन्फॉर्मेशन हम अपडेट करने किया है वो बोल रहा है कि इस चीज़ें में कोई गलती है, हमारा कंक्लूजन बोल रहा है कि ये चीज़ें सही है, तब इसका क्वालिटी क्या है? जो ऑडिट एविडेंस हम ऑब्टेन किया वो पूर क्वालिटी है। तब क्या करना है? आप फर्दर एरियाज मतलब फर्दर सैंपल्स यूज करके आपको कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है कि आपका कंक्लूजन करेक्ट है। ये फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स करके आपको ये कंफर्म करना है। ये सफिशिएंसी एंड अप्रोप्रिएटनेस का मीनिंग ये होता है। सफिशिएंसी मतलब क्वांटिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस, अप्रोप्रिएटनेस मतलब क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। लेट अस रीड दिस what is audit evidence is an important element of audit process. In order to form an unbiased opinion on fairness of performing financial performance and state of affairs based on sufficiency and appropriateness of audit evidence. Form an unbiased opinion, you need sufficient and appropriate audit evidence. So
ओपिनियन बेस्ड ऑन कैजुअल एंड सब्जेक्टिव इवैल्यूएशन में लीव टू मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अगर आप विदाउट डिटरमाइनिंग सफिशिएंटी एंड अप्रोप्रिएटनेस आप जो चीज़ें ऑडिट किया है वो चीज़ें अगर मान लो जो ओपिनियन आ गया वो ओपिनियन आप एक्सप्रेस कर दिया, क्या हो सकता है? ये इनकरेक्ट हो सकता है क्योंकि आप नहीं डिटरमाइन किया है वो सफिशिएंट है सब, आपका कंक्लूजन के साथ उस इंफॉर्मेशन को टेस्ट नहीं किया है, मतलब कंपेयर नहीं किया है कि वो आपका कंक्लूजन को टैली कर रहा है या नहीं वो इन्फॉर्मेशन। अगर नहीं टैली किया, अगर मान लो आप ये ऑडिट किया ए बी सी है, आप टेस्ट किया ए को टेस्ट किया है, सपोज ये में आपको गलती मिला है, आप बोला है कि ये मतलब इस एरिया में एरर्स एंड फ्रॉड्स है, बट बी एंड सी आर करेक्ट, आपने इवेल्युएट नहीं किया करके आपने बोल दिया है कि ये दे रहा, बट एक्चुअली बी एंड सी आर करेक्ट। अगर बी एंड सी आर मेटीरियली गुड एंड if you have audited B and C you would have given अनक्वालिफाइड ओपिनियन, नहीं तो छोटा डिफरेंस है क्वालिफाइड ओपिनियन दे सकते हैं। अभी आप दे रहे हैं सारा एरर्स एंड फ्रॉड से हम एडवर्स ओपिनियन देगा, ये सही नहीं है ना, ये ऑडिट रिस्क को आपको बढ़ा रहा है। इसको हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑडिट रिस्क को मिनिमाइज करना है। आप कब मिनिमाइज कर सकते हैं? सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएटनेस ऑब्जेक्ट उसको कंसिडर करने के बाद ही आप कर सकते हैं। एसए 200 भी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं एसए 200? रीजनेबल एश्योरेंस, रीजनेबल एश्योरेंस को आप you should obtain reasonable assurance by obtaining sufficient and appropriate audit evidence by reducing the audit risk to an appropriately low level। ये लो लेवल आप सफिशिएंसी एंड अप्रोप्रिएटनेस के साथ कंपेयर करने के बाद ही आपको अच्छे से एक अप्रोप्रिएट रीजनेबल एश्योरेंस मिल सकता है। ऑडिटर्स जजमेंट इन ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए ऑडिटर क्या मतलब कई एरियाज में आप ऑडिटर्स का जजमेंट एक्सप्रेस करना पड़ता है। ये क्या होता है कि नेचर ऑफ आइटम, इस नेचर में ऑडिट एविडेंस नेसेसरी या नहीं ये सब डिटरमाइन करने के लिए सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएटनेस, इसमें रिस्क क्या है, रिस्क असेसमेंट करके नेचर ऑफ आइटम को स्टडी करके उसमें रिक्वायर्ड है या नहीं ये जजमेंट ऑडिटर ले सकते हैं ऑडिट एविडेंस के हिसाब से। इवैल्यूएट वेदर सफिशिएंट और रीजनेबल कंक्लूजन्स आर ड्रॉन फ्रॉम द नेचर ऑफ आइटम, ये कंसिडर करने के बाद आपको ऑडिटर का जजमेंट मिल सकता है या सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड है या नहीं। नेचर ऑफ आइटम कंसिडर करना है, एडेक्वेसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स, ये सारा चीज में क्या आपको मिलता है? रिस्क मिलता है। रिस्क से रिस्क एंड सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट एविडेंस को टैली करके आपको अप्रोप्रिएट रीजनेबल एश्योरेंस मिल जाता है, ये आपको मिलना है। नेचर ऑफ आइटम, नेचर ऑफ आइटम, एडिक्वेसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द बिजनेस, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटिटी, ये चीज़ क्या जरूरी है? फाइनेंशियल पोजीशन क्यों जरूरी है ऑडिटर कंसिडर करना जजमेंट में? ऑडिट एविडेंस सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस आया है या नहीं आया है? फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, अगर कंपनी लॉसेस में है उन लोग क्या करेगा? प्रॉफिट दिखाने के लिए कुछ तो कुछ गड़बड़ करेगा, उससे आपको रिस्क बढ़ेगा। रिस्क के हिसाब से देखना है तो ये सारा फैक्टर्स आपको कंसिडर करना ही पड़ेगा। इसलिए एंड ट्रेंड्स एंड रेशियोस, अगर कोई इंडस्ट्री है वो डाउनवर्ड ट्रेंड में है, आपका फाइनेंशियल अपवर्ड ट्रेंड में है, ये सारा रिस्क चीज़ है, आप तो इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। इंडस्ट्री डाउनवर्ड ट्रेंड में है, आपका बिजनेस अपवर्ड ट्रेंड में है, ये चीज़ें आपको मतलब आप डाउटफुल तो रहना पड़ेगा इन चीज़ में। रिस्क आइडेंटिफाई करके आपको ट्रांजैक्शन टेस्ट करना पड़ेगा। इन सारा चीज़ में आपको रिस्क आइडेंटिफाई करेगा। इंटरनल, हाँ, ऑडिट एविडेंस दो तरीके का होता है। एक इंटरनल, आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करके मिल जाते हैं। कभी कभी कुछ होता है कि मतलब इंटरनल एविडेंस क्या क्या होता है अभी बोला है, मिनट्स पढ़ के आपको कुछ एविडेंस मिल जाता है, कोई ट्रांजैक्शन का सपोर्टिंग अप्रूवल्स मिल सकता है मिनट्स पढ़ के। एक्सटर्नल एविडेंस क्या होता है? कोई कोई बैलेंसेस होता है, वो बैंक से कंफर्मेशन लेना होता है, वेंडर से कंफर्मेशन लेना होता है। हम डेटा है तो
उतना देना है या नहीं, डेटर्स हमको क्रेडिटर्स हो उससे कंफर्मेशन लेना होता है, ये सारा चीज़ एक्सटर्नल से आता है। सो इंटरनल ऑडिट एविडेंस, एक्सटर्नल ऑडिट एविडेंस क्यों मोर रिलायबल होता है, इसलिए दोनों में इंटरनल ऑडिट एविडेंस मोर रिलायबल होता है, एक्सटर्नल ऑडिट एविडेंस मोर रिलायबल होता है एक्सटर्नल, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट बाहर का आदमी, कंपनी का बाहर का आदमी से आ रहा है, तो इसलिए वो ये मोर रिलायबल होता है एक्चुअली। और कुछ चीज़ें देख सकते हैं इंटरनल एक्सटर्नल, अगर कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिया है वो रिलायबल होता है, या स्कैन डॉक्यूमेंट या प्रिंटेड डॉक्यूमेंट कुछ कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट दिया है, इसमें क्या रिलायबल होता है, ओरिजिनल रिलायबल होता है। और एक क्या ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट दिया है, कोई साइन नहीं है किसी डॉक्यूमेंट में, क्या रिलायबल होता है, ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट। इसमें आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अगर चीज़ें सब कुछ ठीक लग रहा है तो वो मोर रिलायबल कंसिडर करते हैं, वो बाहर से आ रहा है, वो ओरिजिनल्स है, वो फोटो कॉपीज नहीं है, उस हिसाब से आप डिटरमाइन कर सकते हैं कौन सा ऑडिट एविडेंस रिलायबल मानना है। अब कोई ऑडिटर आके कोई प्रिंटेड डेटा आपको दे रहा है, आप बोल रहा है कि जो मैनेजमेंट के पास अप्रूव होके वो डॉक्यूमेंट हमको दे दीजिए, इसमें क्या कर सकते हैं कि वो चेंज कर सकता है, उसको अल्टर कर सकते, जो आपको एविडेंस सही से नहीं मिलेगा आपको, उस हिसाब से आपको रिस्क बढ़ेगा अगर इंटरनल एविडेंस आप कंसिडर किया है तो। नहीं तो फोटो कॉपीज आप कंसिडर किया है तो वो रिलायबल नहीं होगा, रिलायबल नहीं है तो आपका क्वालिटी ऑफ रिलेवेंट एंड रिलायबिलिटी नहीं है चूँकि, या तो अप्रोप्रिएट नहीं होगा, आपका ऑडिट एविडेंस का अप्रोप्रिएटनेस नहीं है तो आपका ओपिनियन इनअप्रोप्रिएट होने का चांसेस ज़्यादा होगा। नहीं, आपका सैंपल, जो सैंपल आप पिक करके टेस्ट करेगा ना, उस सैंपल को आप फाइनलाइज करो, उस सैंपल का जो भी ट्रांजैक्शन है उसको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चेक करो, जो भी ओरिजिनल है, फोटो कॉपीज चेक नहीं करना है, जो भी ऑथेंटिकेटेड है वो डॉक्यूमेंट चेक करो। पूरा में हम वही बोल रहे हैं, जो लार्ज ट्रांजैक्शन में होगा आपको प्लानिंग और परफॉर्मेंस में सैम्पलिंग कंसिडर करेगा। सैम्पलिंग अगर 100% आप वेरीफाई कर रहे हैं तो आपका रिस्क क्या आता है, 100% आप टेस्ट कर रहे हैं तो अभी इतना कॉन्सेप्ट, इतना रीजनेबल एश्योरेंस, रिस्क का कॉन्सेप्ट क्यों आ रहा है, आप सैम्पलिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं। सैम्पलिंग यूज़ करने से आपका 100% फ्रॉड डिटेक्शन नहीं हो सकता है, बट आप क्या करना है, सैम्पलिंग यूज़ करते समय ये रिस्क को मिटिगेट करना है, जितना उस हिसाब से आपको सैम्पल्स पिक करना है, जिस एरियाज में रिस्क है वो एरिया सेलेक्ट करना है, वैसे आपको ऑडिट स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर आपको परफॉर्म करना है। लार्ज कंपनीज में कभी नहीं हो सकता, अगर कभी होना चाहिए तो आप कंपनी के साथ ही चलना पड़ेगा, आप इंटरनल नहीं इंटरनल बन के चलना पड़ेगा। जो ट्रांजैक्शन उस दिन अकाउंट करेगा वो आप नेक्स्ट डे एक बड़ा टीम निकाल के और उसको ऑडिट करना पड़ेगा, वो एक्सपेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है कंपनी के लिए भी, और आपका स्टाफ का भी डिमोटिवेशन, वो सब देखा है ना कंटिन्यूस ऑडिट में क्या क्या होता है, वो सारा कंसिडर करना पड़ेगा। और ऑडिटर को भी वो मतलब वो अनरियलिस्टिक है 100% बिग कंपनीज में करना। सो ऑडिट एविडेंस में क्या क्या फैक्टर्स कंसिडर करना है, ऑडिट एविडेंस जज करने के लिए, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट एविडेंस जज करने के लिए क्या क्या फैक्टर्स कंसिडर करना है, नेचर ऑफ आइटम, एडिक्वेसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स, नेचर ऑफ साइज ऑफ बिजनेस, अनयूजुअल इन्फ्लुएंस, अगर बिजनेस अनयूजुअली इन्फ्लुएंस कर रहा है आपको, मतलब आप आके दे रहा है, आपको बोल रहा है कि बिजनेस में कोई सिचुएशंस है, प्रेशर क्रिएट कर रहा है, कंपनी अभी लोन में जाने को कोशिश कर रहा है, उसका फाइनेंशियल्स ठीक नहीं है, वो प्रेशर में आएगा। अगर लोन मिलना है तो उसको फाइनेंशियल्स अच्छे दिखना पड़ेगा, ऑडिटेड फाइनेंशियल्स। अगर वो क्या करेगा, बुक्स को मैनिपुलेट करेगा, मैनिपुलेट करके उसका फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा है ऐसे दिखाएगा। अगर ऑडिटर उसको सही से ऑब्जर्व नहीं किया है, उसका बिजनेस के ऊपर जो अनड्यू इन्फ्लुएंस क्रिएट हुआ है, लोन चाहिए उस बिजनेस को, अगर वो ऑब्जर्व नहीं किया है तो वो क्या होगा, रिस्क ज़्यादा होगा, ऑडिट रिस्क, ये सब ऑब्जर्व करना पड़ेगा। और
इंटरनल ऑडिट एविडेंस कवर किए, रिलेवेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। हाँ, सैंपल को वो एक्चुअली ओवरऑल पॉपुलेशन को सैंपल के हिसाब से डिटरमाइन करेगा। अगर एक पॉपुलेशन 100 आइटम्स है, वो 10% चेक किया है, ओके। अब क्वेश्चन क्या है, सैंपल कैसे लेते हैं, किस पे से? देर आर डिफरेंट मेथड्स एक्चुअली, देर आर डिफरेंट टेक्निक्स एक्चुअली, सैम्पलिंग टेक्निक्स है। कोई रैंडम लेता है, मतलब एक 100 में कोई रैंडम पिक करता है, एक सॉफ्टवेयर होता है उन लोगों के लिए, ऑडिटर्स का। कोई नॉर्मली आप भी सेलेक्ट कर सकते हैं, इस लाइन आइटम हम चेक करना है, रिस्क असेसमेंट में हिसाब से। अगर कोई लाइन आइटम में रिस्क आपको दिख रहा है प्रोसीजर के हिसाब से, एक ट्रांजैक्शन आपने देखा है वो प्रोसीजर के हिसाब से नहीं है, वो प्रोसीजर इंटरनल प्रोसीजर होता है ना, इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर, वो प्रोसीजर के हिसाब से नहीं चला है, आपको उस ट्रांजैक्शन को डाउटफुल ट्रांजैक्शन मान के वो ट्रांजैक्शन आपके सैंपल में इंक्लूड करेगा। इसे अलग मेथड्स फॉलो करके, रैंडम स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग होता है, ब्लॉक सैम्पलिंग होता है। वो सैम्पलिंग सब नेक्स्ट टॉपिक में वही होता है, सैम्पलिंग क्या करते हैं, कैसे करते हैं। हाँ, रैंडम भी कर सकते हैं। रैंडम आप अनबायस्ड करना है, मतलब अगर अच्छा पॉपुलेशन एक है, उसमें कोई गलती नहीं है, अब वो पॉपुलेशन सेलेक्ट करके सैम्पलिंग नहीं करना है। अनबायस्ड पॉपुलेशन मतलब जो 1000 ट्रांजैक्शंस है, वो 1000 ट्रांजैक्शंस भी से पॉपुलेशन आपको एक्सट्रैक्ट करना है, तभी आपका अनबायस्ड पॉपुलेशन से ही आपको एक अनबायस्ड ओपिनियन फॉर्म हो सकता है। हाँ, फ्रॉड इसलिए होता है कि हम 100% नहीं करते, बट नाउअडेज सिस्टम टेक्निक्स बहुत सारा डेवलप हुआ है, टेक्नोलॉजी बहुत सारा हेल्पफुल बन गया है सारा रिस्क से असेस करने में। वो मतलब अगर कोई सैंपल आपने दिया है तो वो रिस्क पकड़ के उस एरियाज को आपको आइडेंटिफाई करके थ्रो कर रहा है, जैसे ये जैसा है, इस एरिया में हमको फ्रॉड लगने का चांसेस ज़्यादा दिख रहा है, आप इस एरिया के ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन चेक ऑडिट कर दो, इस एरिया को एक्सटेंसिव प्रोसीजर्स परफॉर्म कर दो इस एरिया को। वो ऑडिटर जजमेंट के ऊपर भी उतना हेल्प बन गया सिस्टम का। अभी फ्रॉड्स तो होगा, हाँ हाँ, 100% हम नहीं कर रहे तो छोटा मोटा फ्रॉड तो होता है, बड़ा बड़ा फ्रॉड नहीं होने का वो चांसेस हम कम कर सकते हैं। छोटा मोटा फ्रॉड अगर 100 करोड़ कंपनी में 1 लाख फ्रॉड हुआ है तो ओके, अगर 100 करोड़ कंपनी में 20 करोड़ फ्रॉड हुआ है तो क्या होगा, कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन ही डाउन होगा, नेगेटिव होगा। वही मतलब मैं 1000 करोड़ मान लो, हाँ, 1 लाख ज़्यादा अमाउंट है ऐसा। वो वो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स वो तो होता ही हो, हम तो आइडेंटिफाई करके पॉइंट डाल सकते हैं उसको। वो अभी जीएसटी ऑडिट्स में भी बाहर आ सकता है एक्चुअली। वो नहीं देखिए, ये सारा चीज़ आप मतलब आप बोल रहे हैं ना, बिजनेस पर्सन अगर हाई लेवल पर्सन एक इन्फ्लुएंस कर रहा है, वही बोल रहे हैं ओवर राइडिंग ऑफ कंट्रोल्स। इंटरनल कंट्रोल में एक पॉइंट बोला है ना, ओवर राइडिंग ऑफ कंट्रोल। अगर कोई लो लेवल पर्सन एक गाड़ी को ऐसे यूज़ कर सकते क्या, पर्सनल यूज़ को नहीं कर पाएगा। जो पर्सन जिसके पास पावर है वो ही कर रहा है ओवर राइडिंग। वो इनहेरेंट लिमिटेशन में इसलिए आ रहे हैं, हम 100% रीजनेबल एश्योरेंस इसलिए नहीं दे रहे हैं कि इस चीज़ों में हम नहीं मतलब ये कर सकता है। एंड ये भी अभी बोला है ना, रिलायंस एंड रिलायबिलिटी, एक्सटर्नल रिलायंस इज मोर रिलायबल देन इंटरनल, इंटरनल एविडेंस इज मोर रिलायबल ओनली व्हेन इंटरनल कंट्रोल्स आर गुड। अगर इंटरनल कंट्रोल्स अच्छा नहीं है तो इंटरनल एविडेंस कोई भी टैंपर कर सकता है। एक्सटर्नल एविडेंस इन द फॉर्म ऑफ रिटन रिप्रेजेंटेशन इज मोर देन वॉरल। अगर आपसे कोई बोला है ऐसे ऐसा हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है, वो आपने रिले नहीं करना है, क्योंकि आपके पास रिटर्न नहीं है। अब बाद में बोलेगा वो ही आके चेंज कर सकता है कि हम कोई फ्रॉड नहीं है हमारा कंपनी में, आप क्यों इतना एक्सटेंसिव प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं, ये सारा। सो ओनली रिटर्न इंफॉर्मेशन इज मोर रिलायबल देन ओरल रिप्रेजेंटेशंस। मैनेजमेंट से भी, अब मैनेजमेंट से कोई प्रोसीजर का रिप्रेजेंटेशन लेना है, क्या प्रोसीजर फॉलो कर रहा है, वो प्रोसीजर के लिए आप रिटर्न लेना है, सारा रिप्रेजेंटेशन रिटर्न ही होना चाहिए। ओरल से कोई मतलब आपको सर्व नहीं करेगा एविडेंस की तरह से। एंड एविडेंस obtained बाय ऑडिटर, ऑडिटर हिमसेल्फ, अगर मान लो एक एक्सटर्नल कंफर्मेशन ऑडिटर के पास आया है, वो क्या हो गया कि वेंडर ने क्लाइंट को मेल किया है,
क्लाइंट ने ऑडिटर को भेजा है, बीच में क्या कर सकता है क्लाइंट, इसको टैम्पर कर सकता है ना। अगर वेंडर, अगर एक्सटर्नल वेंडर जो है वो डायरेक्टली ऑडिटर को किया है तो ये मोर रिलायबल बन जाता है। अगर एक्सटर्नल वेंडर जो है वो क्लाइंट को किया है, क्लाइंट चेक किया है, कुछ डिफरेंस आ रहा है, वो सोचा है कि ऑडिटर इसको इन्वेस्टिगेट करेगा, कुछ बड़ा फ्रॉड बाहर आ जाएगा, वो क्या करेगा, इसको मैनिपुलेट कर सकता है ना। अगर ऑडिटर इसको रिलाई करके अगर ओके सब ठीक लग रहा है ऐसे मान के करे, उसका रिस्क क्या होगा, शूट अप हो जाएगा। इसलिए वो डायरेक्टली लेना है, जो भी ऑडिट एविडेंस है वो डायरेक्टली लेना है। वो डायरेक्टली लेने लिया ऑडिट एविडेंस ही मोर रिलायबल है एक्चुअली। एंड अभी तक ऑडिट एविडेंस रिलायबिलिटी चेक किया है। ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने का प्रोसीजर क्या क्या है? हाँ, कोई एसेट या डॉक्यूमेंट है तो आप क्या करेगा, इंस्पेक्ट करेगा। नेक्स्ट क्या होता है, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मतलब आपको प्रोसीजर फॉलो कर रहा है या नहीं, इंटरनल कंट्रोल ठीक लग रहा है या नहीं, वो कैसे आपको मिलेगा, आपको प्रोसीजर ऑब्जर्व करने से ही आपको एविडेंस मिलेगा, ये वेदर कंपनी का प्रोसीजर्स वो फॉलो हो रहा है या नहीं, वो सारा एविडेंस आपको ऑब्जर्वेशन से ही मिलेगा। ऑब्जर्वेशन मतलब आंखों से देखना। एंड नेक्स्ट इंक्वायरी। अगर कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई आपको इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगा, अगर कोई आपके पास क्वेश्चंस है प्रोसीजर में, अगर ऑब्जर्व किया है, कोई डाउट्स आया है, रेलेवेंट पर्सन के पास जाके उसको इंक्वायर करना है। नहीं तो अगर कोई इंटरनल कंट्रोल क्या क्या फॉलो कर रहा है, इस ट्रांजैक्शन का ऑथराइजेशन किसने किया है, ये सारा डाउट्स को आपको उसको इंक्वायर करके आप एविडेंस ऑब्टेन करना है उससे। इंक्वायरी के पास, इंक्वायरी से आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है, इन्फॉर्मेशन इज नथिंग बट ऑडिट एविडेंस। ऑडिट प्रोसीजर ऑब्टेन करने के बाद, ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने के बाद आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलता है वो ऑडिट एविडेंस की तरफ काम कर देता है। एंड रिकैलकुलेशन करना है, अभी बोला एक्सटर्नल का कंफर्मेशन का केस का हम रिकैलकुलेट कर देते हैं, सेल्स माइनस रिसीट्स, ओपनिंग बैलेंस प्लस सेल्स माइनस रिसीट्स, ये रिकैलकुलेशन करके हम क्लोजिंग बैलेंस वेरीफाई करते हैं। वो रिकैलकुलेशन भी एक प्रोसीजर है। फिफ्थ वन, रीपरफॉर्मेंस। एक कैलकुलेशन है, मतलब एक प्रोसेस है उन लोगों को परफॉर्म किया है ताकि उन लोग एक अल्टीमेटली हमको प्रेजेंट करने का एक डेटा दिया है, हम क्या करना है उसी प्रोसेस को हम फिर से परफॉर्म करके हम क्या प्रोसेसिंग टेस्ट कर रहे हैं। मान लो सिस्टम का एक एंट्री इधर डाला है, ऑटोमेटिकली वो एंट्री क्या फिनेंशियल स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये पूरा प्रोसेस मतलब ईच एंड एवरी स्टेप में प्रोसेसिंग सही से नहीं हुआ है या नहीं हुआ है, वो क्या आपको कैसे पता चला, आप एक बार रीपरफॉर्म करना है एक ट्रांजैक्शन को, आप सैम्पल ट्रांजैक्शन को लेकर टेस्ट करना है, सारा प्रोसेसिंग स्टेजेस में वो सही से अकाउंट हो रहा है या नहीं, टीपी का स्टेज में सही हो रहा है नहीं, बैलेंस शीट का फॉर्मुलेशन का स्टेज में सही हो रहा है नहीं, ट्रांजैक्शन रिफ्लेक्शन का स्टेज में, बैलेंस अकाउंट बैलेंस का स्टेज में, वो सारा आपको रीपरफॉर्म करने का बाद ही मिलेगा। एंड फाइनली एनालिटिकल रिव्यू। एनालिटिक्स आप कैसे परफॉर्म करेंगे एनालिटिक्स, लास्ट ईयर मान लो सेल्स 100% है, अभी आप मान लो नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्रीज 10%, 110 होना चाहिए, 150 हो गया, ये डिफरेंस है, कुछ तो होता है, 115 हो गया तो एक्सेप्टेबल है, हम तो मान लेते हैं डिविएशन कहते हैं इसको, 110 से 115 5% डिविएशन मान लो, हाँ मान लो 5% मान लो, 5% डिविएशन आपको मान लो हमारे हिसाब से वो एग्जेम्प्टेड है, 5% डिविएशन को इन्वेस्टिगेट करने के जरूरी नहीं होते, बट ये 40% डिविएशन है, इसको क्या करना है कंपल्सरी इन्वेस्टिगेट करना है। क्यों 40% हो गया हमारा सेल्स, कैसे बढ़ गया, कोई नया ऑर्डर आ गया क्या, कुछ तो कुछ हुआ होना चाहिए तभी आपको 40% इंक्रीमेंट होगा। ये सब एनालिटिक्स में कवर करेगा, ये एनालिटिक्स में कवर करेगा, आपको रिस्क आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करेगा। एनालिटिक्स आपको एविडेंस डायरेक्टली नहीं देगा, आपको रिस्क आइडेंटिफिकेशन में कवर हेल्प करेगा। ऑडिट प्रोसीजर्स, अभी तक ऑडिट प्रोसीजर्स मतलब ये तो मेथड्स मान लो, ऑडिट प्रोसीजर्स ओवरऑल में क्या क्या होता है, व्हाट आर ऑडिट प्रोसीजर्स।
अभी तक बोला है, मतलब क्या क्या करना है, पहले रिस्क असेसमेंट करना है। रिस्क असेसमेंट के लिए आपको रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स परफॉर्म करना है। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स क्या क्या होता है, मतलब नेक्स्ट टॉपिक में पूरा वही हम कवर करते हैं, रिस्क क्या होता है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स क्या क्या होता है। रिस्क असेसमेंट के लिए आपको इंटरनल कंट्रोल्स भी चेक करना है। ओके, इंटरनल कंट्रोल्स भी चेक करना है। इंटरनल कंट्रोल्स चेक करने के लिए आप क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेगा, कॉम्प्लायंस प्रोसीजर्स, नहीं तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स भी बोल सकते हैं इसको, कॉम्प्लायंस प्रोसीजर्स और टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। और इसको रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, अदर ऑडिट प्रोसीजर बोलता है इसको, ऑडिट प्रोसीजर्स को कॉम्प्लायंस प्रोसीजर्स, सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर। सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन टेस्ट करने के लिए करता है। सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर दो तरफ के है, एक है टेस्ट ऑफ डिटेल्स, एनालिटिकल प्रोसीजर्स। टेस्ट ऑफ डिटेल्स फिर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, क्या है, वॉचिंग, वेरिफिकेशन। ये हमारा मतलब जो चीज़ें हम अभी कवर कर रहे हैं ना, ये फ्यूचर में हमारा टॉपिक्स होगा। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर नेक्स्ट टॉपिक में कवर होगा, इंटरनल कंट्रोल कॉम्प्लायंस प्रोसीजर्स वो नेक्स्ट टॉपिक में कवर होगा। ये सारा चीज़ आपको, ये टेस्ट ऑफ डिटेल्स, एनालिटिकल प्रोसीजर्स भी नेक्स्ट टॉपिक में फर्दरली ये कवर होते जाएगा। वॉचिंग एंड वेरिफिकेशन ये ब्रीफ हम अभी डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स क्या क्या है। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर नाम में भी आपको लिख रहा है रिस्क असेसमेंट के लिए। रिस्क कैसे असेस करते हैं नॉर्मली, इंडस्ट्री को, मतलब अभी तक आपको बोला है कि इंडस्ट्री को देखना है, इंडस्ट्री ट्रेंड्स को देखना है, इंडस्ट्री का ग्रोथ को देखना है, और कंपनी इंटरनली सिचुएशंस को देखना है, कंपनी पॉलिसीज़ को देखना है, एग्रेसिवनेस को देखना है, कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी, फाइनेंशियल पोजीशन को देखना है। ये सारा चीज़ आपको कंपनी का फाइनेंशियल रिजल्ट्स का पता चलेगा, फाइनेंशियल प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रीड करने से, नहीं तो लिमिटेड रिव्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट कुछ पब्लिश हुआ है तो क्वार्टरली वो रीड करने से कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन मिलेगा। और इंडस्ट्री का क्या है, इंडस्ट्री का कोई वो होता है ना बुक्स, इंडस्ट्री का बुक्स, इंडस्ट्री रिलेटेड बुक्स होता है, कोई अच्छा पब्लिकेशंस होता है जिसमें ट्रेंड्स पब्लिश करता है, इंडस्ट्री का ट्रेंड कैसे है, क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का ट्रेंड कैसे है अभी, न्यूज़पेपर्स, इसमें से आपको मेजर इन्फॉर्मेशन ऑफ द इंडस्ट्री मिल जाता है। और मैनेजमेंट कैसे है, मैनेजमेंट में भी आपको देखना पड़ेगा, मैनेजमेंट इंटीग्रिटी, मैनेजमेंट कैसे है, उसका डिसीशंस की तरफ से मैनेजमेंट इंटीग्रिटी, उसका इंटीग्रिटी कैसे है। मैनेजमेंट इंटीग्रिटी मतलब वो अगर डिसीशंस अच्छे से नहीं लिया है तो चांसेस ऑफ फ्रॉड विल बी हाई। रिस्क असेसमेंट, इन सारा चीज़ देख के आपको रिस्क असेस करना है। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में डिटेल में आप देख सकते हैं। और क्या क्या कॉम्प्लायंस प्रोसीजर्स में कंट्रोल्स टेस्ट करते हैं। कंट्रोल्स में क्या टेस्ट करेगा, वेदर एग्जिस्टेंस ऑफ कंट्रोल, उस एक एरिया है उसमें अगर टेस्टिंग ऑफ कंट्रोल करना है पहले क्या चेक करेगा, उस एरिया में अगर कंट्रोल कोई एग्जिस्टिंग है या नहीं। अगर एग्जिस्टिंग है तो वो अच्छे से इफेक्टिव, ये कंट्रोल क्या करना है, प्रिवेंट करना है अनयूजुअल सिचुएशंस को, कोई अनयूजुअलिटी को प्रिवेंट करना है। अगर इफेक्टिवनेस ऑफ फंक्शनिंग ऑफ द कंट्रोल, वो कंट्रोल कैसे फंक्शन कर रहा है, वो सारा ट्रांजैक्शंस को, मतलब जो ही फ्रॉड करने का मन से आता है वो ट्रांजैक्शन अगर फ्रॉड की तरफ से जा रहा है तो उसको किसी की सिचुएशन में वो उसको पकड़ना पड़ेगा। तभी अगर हम एक ये कंपनी में काम कर रहे हैं, उसमें एक प्रोसीजर है कि गाड़ी आने के बाद गुड्स होता है ना, गुड्स गाड़ी के अंदर आ रहा है, वो क्या हो गया कि कोई चेक नहीं कर रहा है, वो आके डंप यार्ड में ऐसे रोक के रखा है। जब उन लोग रिसीविंग सेक्शन आके इसको बोलेगा तब आके उसको वेरीफाई कर देते हैं। इसके बीच में कोई चोर आ सकता है, कंट्रोल नहीं है, उस एरिया में कोई कंपाउंड नहीं है, कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, कोई चोर ये थेफ्ट हो सकता है। थेफ्ट मतलब लॉस टू द कंपनी, रिस्क टू द कंपनी। अगर अच्छे से कंट्रोल नहीं बना हुआ है तो ये सिचुएशन से अवॉइड नहीं होता है। अगर सिक्योरिटी गार्ड को खड़ा रखा है, वो सो रहा है,
तभी भी हो सकता है ना, फ्रॉड हो थेफ्ट हो सकता है। इस सिचुएशन क्या, आपका कंट्रोल इज नॉट फंक्शनिंग इफेक्टिव, जो कंट्रोल आपने रखा है वो फंक्शन सही से नहीं कर रहा है, और सॉरी इफेक्टिवली मतलब हाँ वो फंक्शन नहीं कर रहा है। एफिशिएंसी, आपने एक ओल्ड मैन को खड़ा रखा है, जो रॉबर्स आया है उन लोग आके इसको मतलब इसको तो मतलब क्या बोलते हैं इसको, इससे फाइट करके इसको हरा के वो सामान लेके गया है। अभी क्या हो रहा है, आपने जो कंट्रोल किया है वो एफिशिएंट नहीं है। जो आपने कंट्रोल करना है वो एक अच्छा रिटायर्ड कुछ एक 25 ईयर्स मैन को ऐसे खड़ा रखना चाहिए, जो रोक सकता है कोई ऐसे होने, ऐसे रखना चाहिए। बट ये हम जो कंट्रोल किया है वो इनएफिशिएंट है, वो एफिशिएंट नहीं है। हम कंट्रोल रखा है, कंट्रोल एग्जिस्टेंस है, बट वो इनएफिशिएंट है। वो कंट्रोल्स में चेक कर देते कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर। और टेस्ट ऑफ डिटेल्स, क्या टेस्ट ऑफ डिटेल्स मेजरली चेक कर देता है अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को। वॉचिंग, वॉचिंग मतलब क्या है, वोचर। वॉचिंग में आपको वर्ड मिल रहा है वोचर। अगर एक ट्रांजैक्शन कोई हो रहा है तो कंपनी के अंदर, इसके अंदर कोई अंडरलाइंग वोचर होता है। नॉर्मली विदाउट वोचर हम अकाउंटिंग नहीं करते हैं, इस वोचर को अकाउंट कर देते हैं। वो वोचर ऑथेंटिकेटेड मतलब अप्रूव्ड है या नहीं सही से। वो वोचर इस साल मतलब जो इस साल में अकाउंटिंग हुआ है उस साल का बिलोंग हो रहा है या नहीं। और क्या, वोचर में डेट है, सिग्नेचर है, अमाउंट मैच हो रहा है या नहीं, दो ट्रांजैक्शन में रिकॉर्ड हो रहा है वो वॉचिंग वोचर के अमाउंट से मैच हो रहा है या नहीं। ये सारा चीज़ वॉचिंग में चेक करता है। वेरिफिकेशन में क्या करते हैं, नॉर्मली वेरिफिकेशन मतलब फिजिकल वेरिफिकेशन, फिजिकल वेरिफिकेशन करता है। बुक्स इन्वेस्ट मतलब बुक्स को इंस्पेक्ट करना होता है, ये सारा वेरिफिकेशन में आता है। कोई एविडेंस आपको आया है तो उसको वेरीफाई करता है आप। एनालिटिकल प्रोसीजर्स अभी सीख लिया है। एनालिटिकल प्रोसीजर मतलब क्रॉस वेरिफिकेशन। अपने एक एनालिटिकल ट्रेंड को प्रेडिक्ट कर देते हैं, अगर उस एनालिटिकल ट्रेंड को कोई डिविएशन आ गया तो अगर वो एक्सेप्टेबल है तो अब इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत नहीं होता है। अगर वो ट्रेंड आपका एक्सेप्टेंस में डिविएट हो रहा है तब आपको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। वो एनालिटिकल प्रोसीजर्स है। और इसमें आपको एडिशनली आ गया कि नाउ ये सारा करने के लिए आपको सिस्टम्स एंड टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ है, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स। ये क्या है कि कंप्यूटर से, कंप्यूटर के अंडर ही ऑडिट करने को आपको सिस्टम एनेबल है। अगर कोई प्रोसीजर के तरफ से प्रोसेस नहीं हो रहा है, कोई ट्रांजैक्शन है, सपोज आप एक्स को दिया है अथॉरिटी एंटर करने के लिए, बट उस ट्रांजैक्शन ने वही एंटर किया है, आप ऑटोमेटिकली अगर ऑडिट टेक्निक्स में जाके ऑडिट मॉड्यूल में जाके आप चेक किया तो वो ऑटोमेटिकली फ्लैग होगा, क्योंकि इसके पास अथॉरिटी नहीं है ये पास करने का, इसके पास अथॉरिटी नहीं है ये रिलीज करने का, वो रिलीज किया है। ये सारा सिस्टम डिफॉल्ट सिस्टम फ्लैग्स कर देते हैं ऑडिट टेक्निक्स। इस हिसाब से आपको रिस्क आइडेंटिफिकेशन इजीली हो जाता है। ऑडिट नोटबुक, ऑडिट नोटबुक में मेजरली आपको कवरिंग क्या होता है ऑडिट नोटबुक में। ऑडिट नोटबुक, नोटबुक मतलब आप सारा मेंटेन करते हैं। नोटबुक में क्या लिखता है, कोई डाउट्स है तो डिस्कस करने के लिए लिखता है नॉर्मली, क्योंकि आप भूल, आदमी का ये है कि भूल सकता है। अगर वो भूल गया तो ऑडिट का टाइम में अभी बोला है रिस्क बढ़ जाता है। इसीलिए ऑडिट नोटबुक इसीलिए मेंटेन करना है कि वो जो चीज़ें है मैनेजमेंट में डिस्कस करके रिजॉल्व करना है, वो इमीडिएटली रिकॉर्ड करने के लिए आपको पास में कुछ तो कुछ बुक होना चाहिए। पहले आप जो भी डिस्कस करने के जा रहा है, जो फाइनल ऑडिट है या करंट ऑडिट फाइल में मेंशन करेगा, पहले आप जा रहे हैं उसके पास आपको एक नोटबुक होना चाहिए जो वो बोल रहा है आपको समझने के लिए या कुछ तो कुछ करने के लिए, मतलब आपको रिकॉर्ड करने के लिए पहले आपको वो आपका ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग उसमें रिकॉर्ड करेगा। अगर कोई क्वेरीज है बाद में आप पढ़ते समय उसको मिला है कि इस इश्यू में रिस्क है, इस इश्यू में हमको कंट्रोल नहीं मिल रहा है, कंट्रोल कैसे मतलब क्या है कंट्रोल एस्टेब्लिश, ये सब क्वेरीज आप पूछना चाहता है। ये सब क्वेरीज अगर आप पूछना है तो आपके पास एक रिकॉर्ड करने के लिए एक नोटबुक होना चाहिए। यही नोटबुक इधर डिस्कस कर रहा है ऑडिट नोटबुक।
ऑडिट नोटबुक मतलब क्या है? ऑडिट स्टाफ may come across various misstatements, frauds or any issues which need further clarification from the management or investigation in depth later on. So किस वो चीज़ें जो क्लैरिफिकेशन मैनेजमेंट के साथ चाहिए, मैनेजमेंट के से चाहिए, उन चीज़ों को आप फर्दर मैनेजमेंट, अगर आप डाउट आ गए तो मैनेजमेंट इमीडिएटली नहीं आएगा ना आपसे डिस्कस करने के लिए। वो एक मीटिंग सेट करेगा, वो मीटिंग सेट करेगा, उस मीटिंग में आप जो भी डाउट्स होना है उसको डिस्कस करना पड़ेगा। एटलीस्ट 15 डेज या ऐसे एक मीटिंग सेट होगा आपसे वो डाउट्स रिजॉल्व करने के लिए। इसलिए आप जब तक आपका जो भी डाउट्स है, आप जो भी ऑब्जर्वेशंस है जिसमें क्लैरिफिकेशन आपको चाहिए, अब वो डॉक्यूमेंट करके रखेगा, वो डॉक्यूमेंटेशन इसमें कवर होगा। सो क्या कंटेंट्स होता है, नॉर्मली आप एक ऑडिट को नहीं जाता है, डिफरेंट ऑडिट को जाता है। डिफरेंट ऑडिट के लिए आपको पहले नेम, जिस ऑडिट कर रहा है उसका नेम मेंटेन करना पड़ेगा, उसका अंडरस्टैंडिंग थोड़ा रखना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है, उसका एमओए क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है। फिर उस हिसाब से आपको मेंशन कर सकता है क्या क्या ऑब्जर्वेशन आपने में आया जिसके मैनेजमेंट से कंफर्मेशन चाहिए आपको। और कभी कभी क्या हो सकता है कि कोई फ्रॉड्स एंड एरर्स भी डिस्कवर हो सकता है, कोई स्पेशल पॉइंट्स हो सकता है जिसके पास स्पेशल पॉइंट्स हो सकता है जिसके पास आपको ऑडिट रिपोर्ट में स्पेशल अटेंशन यूजर्स को देना चाहता है। वो ऑडिट रिपोर्ट कब प्रिपेयर करता है? आप एट द एंड में प्रिपेयर करते हैं। ये सारा चीज़ आपको अगर चाहिए तो एक स्पेशली डॉक्यूमेंटेड एक साइड रखना चाहिए था, ताकि एट द टाइम ऑफ इश्यूइंग रिपोर्ट आप इन सारा चीज़ को हाईलाइट कर सकते हैं। ये हमारा ऑब्जर्वेशन है, ये स्पेसिफिकली ऑडिट रिपोर्ट में हाईलाइट करना चाहिए। आप एक स्पेसिफिकली लाइन मेंशन करने के लिए आपका ऑब्जर्वेशन कोई ना कोई जगह पर डॉक्यूमेंट होना चाहिए। इसके लिए आप ये सारा मेंटेन करना पड़ेगा। ये ऑडिट नोटबुक का पूरा कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्लास में हम रिस्क, ऑडिट रिस्क के बारे में पूरा जानेंगे। इसके बारे में इंटरनल कंट्रोल वो सब इसके कंटिन्यूटी में सीख जाएगा। ठीक है, अब थैंक यू।